गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास आपका दूसरा पार्ट चल रहा है विज्ञान विषय में, और आपका दूसरा पार्ट जो है वो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु ये है। कल हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और सूक्ष्म जीव और हम यानी सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार है, हानिकारक किस प्रकार है, ये हम पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि जैसे बेकरी उद्योग में ब्रेड बनाने, खमीर उठाने, ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसे का घोल आदि में ईस्ट जो है वो एक कवक है, एक कोशिकीय, उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था दवाइयों के क्षेत्र में या मेडिसिन बनाने के लिए कई प्रकार की जो प्रतिजैविक औषधि होती है, एंटीबायोटिक औषधि जो डॉक्टर आपको जब बीमार पड़ जाते हो तो देता है, वो भी कई प्रकार के कवकों और जीवाणुओं से बनाई जाती है। ये औषधियाँ जो है वो जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है, उनकी वृद्धि को रोक देती है, और इस प्रकार ये रोग धीरे धीरे हमारे शरीर से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ ये केवल मनुष्यों या ह्यूमन बीइंग के लिए काम में आने वाली दवाइयाँ नहीं हैं। ये प्रतिजैविक औषधियाँ जो है वो पशु आहार, यहाँ से देखिए, पशु आहार और कुक्कुट आहार। कुक्कुट होता है, जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ पालते हैं, उनके बच्चे कुक्कुट कहलाते हैं। तो पशु भी पालते हैं हम लोग, वो भी बीमार नहीं होने चाहिए। तो पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक औषधि मिलाई जाती है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। यानी जिस प्रकार ये हमारी बीमारी को ख़त्म करती है प्रतिजैविक औषधियाँ, वैसे ही ये जीव जंतु पशु पक्षियों की बीमारियों को भी कंट्रोल करती है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, और इसी प्रकार पौधों में भी जो बैक्टीरिया या कवकों के द्वारा रोग होते हैं उनको प्रतिजैविकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन प्रतिजैविक जो है वो हमेशा प्रिकॉशन, देखो आपके बॉक्स में, प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक नियमित जो सर्किल होता है सूक्ष्म जीव का, जीवन चक्र होता है, वो पूरी प्रतिजैविक लेने पर ही समाप्त होता है। अन्यथा कुछ सूक्ष्म जीव बच जाएंगे तो दोबारा वृद्धि करके फिर से बीमार कर सकते हैं। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। अगर आप बेकार में बिना किसी रोग के प्रतिजैविक लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है उसका आदी हो जाएगा, और जब आप बीमार होंगे और प्रतिजैविक औषधि लेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी बीमारी जस की तस रहेगी और आपको उससे लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, क्योंकि एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया आदियों को मारती है। तो इस प्रकार जो लाभदायक जीवाणु हमारे अंदर बॉडी के अंदर हैं, प्रतिजैविक लंबे समय तक या अनावश्यक रूप से लेने पर उसको कुछ और नहीं मिलेगा मारने के लिए, तो हमारे अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनको मार देगी वो। यदि जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। बेटा, जो प्रतिजैविक है वो एंटीबैक्टीरियल है, यानी केवल बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी में काम आएगी। जुकाम में इसीलिए असर नहीं होता, और धीरे धीरे जुकाम 3 से 7 दिन की अवधि में खुद ही समाप्त होता है, क्योंकि ये रोग जो है वो वायरस से होने वाले रोग है, और जो प्रतिजैविक औषधि है वो जीवाणुओं पर ही प्रभावी है। इस प्रकार आप देखो, वैक्सीन या टीका क्या होता है? बच्चों को आपने देखा होगा ना, पोलियो का टीका लगाते, ड्रॉप पिलाते, ठीक है, BCG का टीका लगाते जन्म के समय। तो टीका क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या है, टीकाकरण क्या है? देखो, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। देखिए, जैसे एक बार हमें टाइफाइड हो गया है या एक बार हमें कोई बीमारी हो गई है, तो जैसे ही बीमारी के रोगाणु हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो हमारी जो प्रतिजैविक क्षमता है, हमारी जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, वो उनको पहचान लेगी कि किस बीमारी के रोगाणु हैं ये, और उनको उस समय मार करके उनका भक्षण कर लेगी। इस प्रकार हमें वो रोग नहीं होगा। एक बार हम बीमार हो गए, अब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो ताकत आई उस समय, वो बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो रोगों से लड़ने की ताकत जिसको हम लोग प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं, वो
प्रतिरक्षा सदैव बनी रहेगी। भविष्य में जब कभी उसी रोग के जीवाणु या कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो हमारी जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं या प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो तुरंत उनको पहचान लेगा, उसको याद रहेगा कि उसी बीमारी के रोगाणु हैं। तो इस प्रकार फिर से वो रोग हमें होने की संभावनाएं बिल्कुल 1% ही रह जाती है, और कई रोग तो होते ही नहीं एक बार होने के बाद में, क्योंकि हमारा शरीर उन रोगों से एक बार होने पर लड़ने की जो प्रतिरक्षा वो अर्जित कर लेता है, जो जिंदगी भर बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाते हैं। टीकाकरण में या वैक्सीन में क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीन में बेटा इंजेक्शन जो लगता है उसके अंदर कोई भी दवाई नहीं होती है। जिस रोग का वैक्सीनेशन किया जा रहा है या जिस रोग का टीका लगाया जा रहा है आपको, उसी रोग के निष्क्रिय यानी मृत या बहुत कमज़ोर, जो रोगी नहीं बनाते हैं अपने को अंदर जा कर के, ऐसे निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। यानी जब बच्चा पैदा होगा, जब बचपन में ही उसको विभिन्न रोगों के जो टीके लगाए जाते हैं, उन टीकों में उन रोगों के निष्क्रिय या बिल्कुल कमज़ोर सूक्ष्म जीव जो है वो एंटर करा दिए जाते हैं इंजेक्शन से, ताकि उनका शरीर बचपन में ही उस रोगाणु को पहचान ले। अब वो रोगाणु चूँकि निष्क्रिय है, जो हमने इंजेक्शन से डाला है बॉडी के अंदर टीके के रूप में, तो वो हमारे अंदर जाके हमें बीमार तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं वो उनको पहचान लेगी और पहचान लेने के बाद में उसका भक्षण करेगी। इस प्रकार उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर बचपन में ही आ जाएगी हमारे शरीर में। वो क्षमता आगे भी बनी रहेगी हमारी बॉडी में। फिर जब बच्चा बड़ा होगा या बड़े होंगे हम लोग, तो फिर जब मिट्टी में या कहीं बाहर जाएंगे और वास्तव में उस रोग के सक्रिय रोगाणु या जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, तो पहले से ही उससे लड़ने की ताकत हमारे शरीर में मौजूद है, प्रतिरक्षा मौजूद है, जाते ही उनको पहचान लेगी और उनको नष्ट कर देगी। इस प्रकार वो रोग हमें दोबारा नहीं होगा जिसका टीका हमें लग चुका है। निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति में शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। ठीक है, ये था। अब इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके द्वारा रोका जा सकता है। अब आपके मेन प्रश्न एक तो यहीं से बनता है कि टीका क्या है, टीकाकरण क्या है और टीकाकरण किसको कहते हैं, या तो ये क्वेश्चन है, या फिर टीकाकरण जो है वो किस प्रकार टीका एक हमारे शरीर के लिए टीका जो है कार्य करता है। तो उसमें ये विधि आएगी आपकी कि टीका होता क्या है। एक्चुअल में आप इतने दिन यही समझ रहे होंगे कि टीकाकरण के द्वारा हमारे शरीर में इंजेक्शन से दवाई डाली जाती है, लेकिन दवाई नहीं होती है। वो जिस रोग विशेष का टीका लगाया जा रहा है उसी के मृत या निष्क्रिय रोगाणु होते हैं, उनको जानबूझकर शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र को इस प्रकार मूर्ख बनाया जाता है ताकि प्रतिरक्षा तंत्र उनको जीवित समझे और उनसे लड़ने की ताकत अर्जित कर ले। इससे इन फ्यूचर जब भी वो सक्रिय जीवाणु या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे उस रोग के, तो उनको उनसे लड़ने की ताकत हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होगी। अब कल देखेंगे हम इसके आगे का जो भी टॉपिक है उस कल के वीडियो में।